हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू मेजर इट। सो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए occurring given that another event B has already occurred. What does it mean? कि ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है उसकी बेस पर हम न्यू इवेंट प्रिडिक्ट करें, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कंडीशनल मतलब हम प्रीवियस डाटा जो ऑलरेडी हो चुका है हैपन, ठीक है, उसकी बेस पर हम नेक्स्ट आगे अपनी प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। मतलब गिवन बी मतलब एक इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है, उसकी प्रिडिक्शंस करके हम न्यू अपना जो इवेंट है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइज अगर हमारे पास ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट है मतलब जो ए का रिजल्ट है वो बी पर इफेक्ट नहीं कर रहा, जो बी का रिजल्ट है वो ए पर इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है वो आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, हम इसको इस तरह सेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब जो हमारे पास बी वाला इवेंट था वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसकी बेस पे हम ए वाला रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट हो तो हम सिंपल रिजल्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ही आ जाता है। और अगर हमारे पास डिपेंडेंट हो, ठीक है, मतलब कि जो ए का रिजल्ट है उसकी वजह से बी का रिजल्ट इफेक्ट होगा, बी का रिजल्ट ए की वजह से इफेक्ट होगा, तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है P ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और यही हमारे पास जेनेरिक फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिपेंडेंट ही यूज कर रहे होते हैं और डिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है, हम मोस्ट ऑफ द केसेस ये यूज करते हैं। ठीक है, सो गाइज व्हाट इफ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ही गिवन ना हो। ठीक है, जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही गिवन ना हो, तो हम इसको फॉर्मूले में कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन नहीं होता, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे ड्राइव करके मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपके पास एक प्रूफ भी हो। सो गाइज मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सपोज मेरे पास ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को राइट साइड पर ले जाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम फॉर्मूला करेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब ये वाली जो टर्म है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ए आ जाए और यहाँ पर मेरे पास बी आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सेम बना लिया। ठीक है, अब इक्वेशन के जो राइट साइड पर वैल्यूज हैं वो दोनों सेम ही हैं, दोनों पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को एक बना दिया। किस तरह से, मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, फिर मैंने कहा इस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं इसके नीचे जाके डिवाइड कर दूं ताकि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. सो गाइस ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है अगर मेरे पास इंटरसेक्शन की वैल्यूज गिवन ना हो. इस तरह से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. ये दो इक्वेशंस मैंने ड्राइव कर ली. ठीक है. आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग था. बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी ही क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है, तो आप ये दोनों फिर भी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है. ठीक है. नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड पुट इन द क्वेश्चन. ठीक है. सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको बहुत और क्लियरली आइडिया हो जाएगा. So guys, here is a question. Example student test. In a class, 60% of the student passed math and 40% passed both math and science. ठीक है. So मतलब मैंने इसकी probability find करनी है कि what is the probability that a student pass science given that they pass math. ठीक है. तो मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, probability of science given math. ठीक है. कि साइंस कितने बच्चों ने पास की गिवन दैट दे पास मैथ, वो मैथ ऑलरेडी पास कर चुके हैं. ठीक है. सो मैथ हमारे पास एज अ इवेंट बी काम करेगा और साइंस एज अ इवेंट ए. ठीक है. तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इज इक्वल टू, इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी हमारे पास कभी भी 1 नहीं होती ना ही परसेंटेज में होती है, हम इसको पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो 0.4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैथ एंड साइंस था, ओवर 0.6. ठीक है. दैट इज इक्वल टू 2/3. दैट्स इट. सो students passed math, there is a 2/3 chance they have also passed science. So guys, here is another question. A test for a virus is 99% accurate and 1 in 1000 people have the virus. You are told a person tests positive. What is the probability that they actually have the virus? ठीक है. So probability किस चीज की फाइंड करनी है कि वायरस है एक पर्सन को गिवन दैट उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है. ठीक है. सो हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वायरस गिवन दैट इट इज पॉजिटिव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन दैट वायरस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वायरस ओवर प्रोबेबिलिटी दैट इट इज पॉजिटिव. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम इवेंट्स अपने डिफाइन करते हैं कि इन इवेंट्स में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं. सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है वी, वायरस. ठीक है. वो पर्सन जिसको वायरस है. ठीक है. एक्चुअली में वायरस है. ठीक है. वी कॉम्प्लीमेंट इज फॉर वो पर्सन जिसको वायरस नहीं है, डू नॉट हैव वायरस. ठीक है. मतलब जिसका वायरस है और उसका ऑपोजिट हम कर देंगे तो वायरस नहीं है. ठीक है. पॉजिटिव पर्सन इज जिसको वायरस टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ गया. ठीक है. सो द पर्सन जिसका वायरस है वो है 0.001. ठीक है. वो पर्सन जिसका पॉजिटिव है गिवन दैट हमारे पास वायरस है इज इक्वल टू 0.99. ठीक है. एंड वो पर्सन जिसका पॉजिटिव है और उसको वायरस नहीं है, ठीक है, वो इक्वल है 0.01 के. ठीक है. तो जिस मैंने यहाँ से इसको ड्राइव कर लिया. ठीक है. जिसके पास 0.99 है तो जो 0.01% है उसका वायरस नहीं होगा. ठीक है. मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने इस चीज का. अब इसको हम फॉर्मूले में किस तरह से पुट करेंगे, मेरे पास ये फॉर्मूला है.
ठीक है। सो मुझे फाइंड आउट करना है पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगी कि पी ऑफ पॉजिटिव, मतलब ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू पी ऑफ पॉजिटिव गिवन वायरस इंटू पी ऑफ वायरस प्लस probability of positive given that does not have virus into probability of does not have virus, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू इक्वल आती है 0.99 इंटू 0.001 प्लस 0.01 इंटू 0.99 इज इक्वल टू 0.01098, ठीक है। तो इतने परसेंट मेरे पास वो इंसान है जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, ठीक है। मैंने 0.099 किस तरह से निकाली, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। वो पर्सन जिसका वायरस था और वो पर्सन जिसका वायरस नहीं था, ठीक है। जिसका था वो था 0.001 और जिसका नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.999। आई होप गाइस आप लोग को इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, सारा आपके पास ट्रिक होती है कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। क्योंकि एक चीज प्रेजेंट है तो उसकी एब्सेंस को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स। सो गाइस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास मोर देन वन इवेंट्स हो तब कैसे करना है, और प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमें क्या कहता है इसके बारे में, ठीक। मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड आउट करनी है तो वो मैं किस तरह से करूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे मैंने सिंपल ए लिया और यहाँ पे मैंने ए का नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अगर आप लोग को ये पता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो और एक वैल्यू नेगेटिव हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरे पास रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी गिवन ना हो, ठीक है। तो हमने वही प्रीवियस वाला अपना फॉर्मूला लगाना है कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ए कॉम्प्लीमेंट ही लिखेंगे, ठीक है। ये थी मैंने अपना फॉर्मूला ड्राइव किया ए इंटरसेक्शन बी अगर मेरे पास गिवन ना हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से फाइंड आउट करूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर probability of b given a into probability of a plus probability of b given a intersection into probability of a intersection, ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी probability of a given b फाइंड आउट कर ली। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर क्यों रहे हैं, अगर मेरे पास probability of b given ना हो फॉर्मूले में, ठीक है। probability of b भी गिवन नहीं है और पी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन नहीं है, ये दोनों ही चीजें फॉर्मूले में गिवन नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा नहीं बताते हैं कि कॉमन पार्ट ये है और सेपरेट इवेंट्स ये हैं, ठीक है। इन केस अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन नहीं है और ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इट इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। इसको रिमेम्बर किस तरह से आपने करना है वो भी देख लेते हैं। अगर ए गिवन बी है तो उसका ऑपोजिट बी गिवन ए लिख दो, ठीक है। और जो मेरे पास लास्ट टर्म यहाँ यूज हुई है उसको ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टर्म बना दो, ठीक है। और नीचे सिंपल सी बात है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे वाला पार्ट आ जाएगा प्लस उसके साथ इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। दैट्स इट टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला।
सो गाइज अब तक हमने जितने भी थ्योरम डिस्कस किए हैं जिसमें हमने फॉर्मूला ड्राइव वगैरह किए हैं उन सबको हम बेस थ्योरम बोलते हैं। बेस थ्योरम क्या कहता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर ही वर्क करता है कि अगर हमारे पास एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है उसकी प्रिडिक्शंस पर उसके रिजल्ट्स की बेस पर हम नेक्स्ट इवेंट को प्रिडिक्ट करें, वो बेस थ्योरम हमें कहता है। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यूज डिपेंडेंट है तो, ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव डिपेंडेंट है तो हम बेस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम अगर हमारे पास मोर देन 2 इवेंट्स हो, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास लूप लगेगी, लूप मतलब जितना भी हमने काउंट करना है, ठीक है, इट कैन बी इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 सॉन टू n नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है, जस्ट लूप हमने यहाँ पर अप्लाई कर देनी है, a लूप इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a i, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लूप अप्लाई कर दी फॉर नंबर ऑफ काउंट्स, जितने भी आपके n तक काउंट्स हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला देखते हैं जहां पर हम अपने मल्टीपल इवेंट्स को यूज कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे है मेरे पास इवेंट ए ओवरस्लेप्ट, बी ट्रैफिक जैम, सी मिस द बस, ठीक है। सो you are late for the bus. Chances you are late if overslept 80%, ट्रैफिक 60% एंड मिस्ड बस इज 40%, ठीक है। अगर आप अपने वर्क के लिए लेट हुए हो तो इन तीनों में से कौन सी रीजन ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, ज्यादा किसके चांसेस होने के हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन गिवन है इफ यू आर लेट व्हाट इज द चांस यू ओवरस्लेप्ट, ठीक है। मुझे ट्रैफिक जैम और मिस द बस की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ओवरस्लेप्ट मतलब इसकी चाहिए, ठीक है। बट इसकी फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये दो इवेंट्स की भी जरूरत होगी। वो कैसे देखते हैं, सबसे पहले मैंने इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाली कि 80%, 60% और 40% मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरस्लेप्ट और लेट, ठीक है, कि ओवरस्लेप्ट गिवन दैट लेट वो क्या होगी। यहाँ पे मुझे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इनटू ओवरस्लेप्ट इज इक्वल टू 0.8, राइट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इनटू ट्रैफिक इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट गिवन दैट मिस्ड कॉल्स इज 0.4, ठीक है। तो जब मैं इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी लिखूंगी तो वो मेरे पास क्या आएगी, probability of overslept is equal to probability of traffic is equal to probability of missing a bus is 1/3, ठीक है। सो अब इन सबको यूज करके मैं निकालूंगी अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट क्या थी, ठीक है, सिर्फ वही नहीं गिवन, बाकी सारी गिवन है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट को यूज करते हुए मैं ओवरस्लैप गिवन लेट फाइंड आउट करूंगी। अब वो मैं किस तरह से करूंगी कि probability of late is equal to probability of late given overslept into probability of overslept plus probability of late over traffic into probability of traffic plus probability of late into missed a bus probability of missed a bus, ठीक है, इन सबकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। तो वो मेरे पास आएगी जब आप पिछली वाली वैल्यूज को सबको एड अप करेंगे, ठीक है, 0.8 इंटू 1/3 प्लस 0.6 इंटू 1/3 प्लस 0.4 इंटू 1/3, तो वो मेरे पास आंसर आएगा 1.8/3 का, ठीक है। ये मेरे पास कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई लेट की। अब इसको हम फॉर्मूले में किस तरह से पुट करेंगे, ये था मेरे पास फॉर्मूला। यहाँ मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट ओवर ओवरस्लीप into probability of oversleep over probability of late, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, सिंपल आपने बस फॉर्मूला ऑफ वैल्यूज पुट करनी है, 0.8 इंटू 1/3 ओवर 1/8 ओवर 3
दैट इज इक्वल टू 0.444 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, तो अभी जब मैंने एग्जांपल सॉल्व किया यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन नहीं था, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन नहीं था, तो मैंने अपनी पिछली ड्राइव किया हुए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले बी फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर उसको मैंने पुट किया इस फॉर्मूले में, तो मेरे पास रिजल्ट आया। ठीक है, विद गिवन मल्टीपल इवेंट्स। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।